नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फेसलेस फोकस में। सोचिए, अगर एक सुबह आप उठें और पता चले कि अब इस देश में कोई सरकार नहीं है, न कोई प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, न संसद, कोई संविधान भी नहीं। अब सवाल उठता है, किस नियम से जिएंगे हम? किस कानून से तय होगा सही या गलत? अब जरा सोचिए, अगर देश को चलाने के लिए कोई सिस्टम ही ना हो, तो क्या हम एकजुट रह पाएंगे? क्या न्याय मिलेगा? क्या अधिकार सुरक्षित रहेंगे? फेसलेस फोकस पर आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों को भारत के संविधान, लोकतंत्र और सरकार की जटिलताओं को समझने में मदद की है। जी हां, बात हो रही है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की। यह किताब सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जानना चाहता है भारत सच में कैसे चलता है। भाग 1, भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास। लगभग 5 मिनट। 1947 में आजादी तो मिल गई, लेकिन यह सवाल अब भी बाकी था। अब आगे क्या? भारत में सत्ता कैसे चलेगी? कौन चलेगा और किन नियमों से चलेगा? संविधान का निर्माण इसी सवाल का जवाब था। संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें डॉ. अंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेता थे। उनका सपना था एक ऐसा संविधान जो हर जाति, धर्म और वर्ग को समान अधिकार दे। 26 नवंबर 1939 को संविधान बना और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। भारत बना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भाग 2, संविधान की विशेषताएं। लगभग 4 मिनट। अब सवाल उठता है, भारत का संविधान अलग क्यों है? यह लिखित संविधान है, यानी हर नियम डॉक्यूमेंटेड है। सबसे लंबा, किसी भी लोकतांत्रिक देश का सबसे विस्तृत संविधान। इसमें संघात्मक व्यवस्था है, यानी केंद्र और राज्य दोनों की शक्ति तय है। साथ ही यह लचीला भी है और कठोर भी, यानी कुछ बदलाव आसानी से हो सकते हैं, कुछ में कठिन प्रक्रियाएं हैं। यह संविधान न सिर्फ एक किताब है, बल्कि यह भारत की आत्मा है, जो हर नागरिक को सुरक्षा और अधिकार देता है। भाग 3, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। लगभग 5 मिनट। सोचिए, अगर आपको बोलने की आजादी न मिले या आप जो चाहें वो मानने की आजादी ना हो, तो क्या ये सच में आजादी है? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हर भारतीय को कुछ बुनियादी आजादियां देते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी अगर आपका अधिकार छीना जाए तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ अधिकार ही नहीं, संविधान हमें कर्तव्य भी देता है, जैसे देश की एकता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना और संविधान का पालन करना। भाग 4, सरकार की संरचना। लगभग 6 मिनट। अब आते हैं असली ढांचे पर। भारत में सरकार कैसे चलती है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, यह वो हिस्सा है जो नीतियों को लागू करता है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख, प्रधानमंत्री असली कार्यकारी प्रमुख जो फैसले लेता है। विधायिका, लेजिस्लेचर, यह कानून बनाती है, यानी संसद, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। न्यायपालिका, जुडिशरी, यह संविधान की रक्षा करती है और निष्पक्ष न्याय देती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतें सब इस ढांचे का हिस्सा हैं। यह पूरी व्यवस्था मिलकर सुनिश्चित करती है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र बना रहे। भाग 5, केंद्र और राज्य, सरकारों के बीच संबंध। लगभग 3 मिनट। भारत में 2 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। संविधान ने एक 3 सूची प्रणाली बनाई है। यूनियन लिस्ट, केवल केंद्र कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट, राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी टकराव होता है। ऐसे में संविधान कहता है केंद्र का निर्णय अंतिम होगा। यही संघीय ढांचे का संतुलन है। भाग 6, संविधान संशोधन प्रक्रिया। लगभग 2 मिनट। संविधान एक स्थिर लेकिन लचीला दस्तावेज है। समय के साथ बदलाव जरूरी होते हैं। अब तक 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन हो चुका है। कुछ बदलाव छोटे थे, कुछ बहुत बड़े, जैसे 42वां संशोधन, जिसने समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े। संशोधन लोकतंत्र की एक खूबी है, जो दिखाता है कि देश बदल सकता है, लेकिन उसकी आत्मा बनी रह सकती है। भाग 7, कुछ महत्वपूर्ण संस्थान। लगभग 3 मिनट।
भारत में कई संवैधानिक संस्थान हैं जो लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भर्ती करता है। सीएजी सरकारी खर्चों की जांच करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग आदि ये संस्थाएं सरकार पर नजर रखने के लिए बनी हैं। ये लोकतंत्र की रक्षा की पहली पंक्ति है। भाग 8 भारतीय राजनीति की चुनौतियां और भविष्य, लगभग 3 मिनट। भारत का संविधान तो आदर्श है, लेकिन व्यवहार में चुनौतियां हैं। भ्रष्टाचार, जातिवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण, पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग। लेकिन उम्मीद है, क्योंकि संविधान में ही बदलाव की ताकत है। अगर जनता जागरूक हो तो हर अधिकार सुरक्षित रहेगा और हर अन्याय मिटेगा। संविधान की आत्मा, अंत की ओर भावनात्मक समापन। भारतीय संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि वो जीवित दस्तावेज है जो हर हार्ट बीट के साथ धड़कता है। हर चुनाव, हर अधिकार, हर न्याय में सांस लेता है। इस किताब को समझना सिर्फ यूपीएससी का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज है। और अगर आपने आज यहां तक सुना है, तो शायद आपके अंदर भी वही जिज्ञासा है, जानने की, समझने की और कुछ बेहतर करने की। भाग 9 आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, लगभग 4 मिनट। भारत का संविधान आम समय और असामान्य समय दोनों के लिए तैयार है। और जब देश पर संकट आता है, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक, तो संविधान में आपातकालीन प्रावधान लागू होते हैं। 3 प्रकार की आपातकाल होती है। 1 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में सबसे पहली बार 1962 में चीन युद्ध के समय लगा 1975 में लगाया गया, जिसे बहुत विवादास्पद माना गया। 2 राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलती, यह सबसे ज्यादा बार लगाया गया आपातकाल है। 3 वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 361। जब देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए, अब तक कभी लागू नहीं हुआ। आपातकाल लोकतंत्र की परीक्षा का समय होता है। यह दिखाता है कि कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है, अगर नागरिक सतर्क न रहें। भाग 10 केंद्र राज्य संबंध और राजनीति में संघवाद, फेडरलिज्म, लगभग 3 मिनट। भारत का संविधान कहता है कि हम एक क्वासी फेडरल देश हैं, मतलब केंद्र और राज्य दोनों की सत्ता है, लेकिन केंद्र को ज्यादा ताकत है। 3 प्रकार के संबंध: विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव, प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव, वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल। मसलन टैक्स को लेकर दोनों सरकारों की भूमिका होती है, लेकिन जब बात निर्णय की आती है तो केंद्र का वर्चस्व दिखता है। संविधान का मकसद है शक्ति का संतुलन, ताकि न तो केंद्र अत्याचारी बने और न ही राज्य बिखर जाए। भाग 11 पंचायत राज और नगरपालिकाएं, स्थानीय स्वशासन, लगभग 3 मिनट। भारत गांवों का देश है, और अगर लोकतंत्र को जड़ों तक पहुंचाना है तो ग्राम पंचायतें और नगरपालिकाएं बहुत जरूरी हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1952 इस दिशा में मील का पत्थर थे। अब गांवों में भी चुनी हुई सरकारें होती हैं। ग्राम सभा, सबसे बुनियादी इकाई ग्राम पंचायत, कार्यकारी संस्था ब्लॉक और जिला परिषद, ऊपरी स्तर की पंचायतें, शहरों में नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर परिषद जैसी संस्थाएं काम करती हैं। लोकतंत्र वहीं सफल होता है जहां जनता भागीदार बनती है, और स्थानीय सरकारें इस भागीदारी की नींव हैं। भाग 12 संविधान और न्यायपालिका का रिश्ता, लगभग 2 मिनट। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, और यही इसकी ताकत है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सिर्फ विवाद नहीं निपटाते, बल्कि संविधान की रक्षा करते हैं। जुडिशियल रिव्यू, यानी संसद का कोई भी कानून अगर संविधान के खिलाफ हो तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनमें संतुलन ही देश को लोकतांत्रिक और न्यायप्रिय बनाता है। भाग 13 भारतीय लोकतंत्र की आत्मा, नागरिक का दायित्व, लगभग 2 मिनट। हमने सरकार, कानून, संविधान सबकी बात की, लेकिन इस पूरे ढांचे का सबसे जरूरी हिस्सा कौन है? एक जागरूक नागरिक। अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं तो अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा। वोट देना, टैक्स देना, कानून का पालन करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना,
भ्रष्टाचार का विरोध करना, सामाजिक समरसता बनाए रखना। फेसलेस फोकस पर हमारा मानना है कि एक किताब हमें तभी बदल सकती है जब हम उसे सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि उस पर अमल करें। संविधान का अंतिम संदेश, भावनात्मक समापन, लगभग 2 मिनट। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका उपयोग उसे अच्छा या बुरा बनाता है। भारत का संविधान हमें अधिकार देता है पर जिम्मेदारी भी सौंपता है। यह सिर्फ सरकार के लिए नहीं बना, यह हम सब के लिए बना है। जब हम जानेंगे कि संसद कैसे काम करती है, राष्ट्रपति क्या करता है, हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, तभी हम एक सशक्त भारत की ओर बढ़ सकते हैं। भाग 14, लोकसभा और राज्यसभा का अंतर, लगभग 3 मिनट। भारत की संसद 2 हिस्सों में बंटी होती है। 1. लोकसभा, निचला सदन। 2. राज्यसभा, ऊपरी सदन। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसमें अभी 545 सदस्य होते हैं। राज्यसभा, जिसे राज्यों का सदन कहा जाता है, उसमें सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। इसमें 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से कुछ राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी सरकार बनाती है, जबकि राज्यसभा कानूनों की समीक्षा करने वाली संस्था की तरह काम करती है। दोनों सदनों का संतुलन ही लोकतंत्र को स्थिर और जिम्मेदार बनाता है। भाग 15, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भूमिका, लगभग 3 मिनट। राज्य स्तर पर भी एक पूरा संवैधानिक ढांचा होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन असली कार्यकारी शक्ति होती है मुख्यमंत्री के पास। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, लेकिन उसका काम होता है राज्य की विधानसभा को बुलाना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, अध्यादेश जारी करना। मुख्यमंत्री राज्य की जनता द्वारा चुनी गई पार्टी का नेता होता है जो राज्य की नीतियों, योजनाओं और प्रशासन को चलाता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें। भाग 16, चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनावों का महत्व, लगभग 2.5 मिनट। लोकतंत्र की जान होता है चुनाव, और चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना, ये जिम्मेदारी होती है भारत निर्वाचन आयोग की। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो चुनावों के दौरान सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र रहती है। इसके काम में शामिल है चुनाव की तारीखों की घोषणा, आदर्श आचार संहिता लागू करना, उम्मीदवारों की निगरानी, फर्जी वोटिंग पर रोक। अगर चुनाव निष्पक्ष न हो तो जनता का भरोसा टूटता है और लोकतंत्र कमजोर होता है। इंडियन पॉलिटी हमें यही सिखाती है कि चुनाव सिर्फ वोट डालना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है अपने देश के भविष्य के लिए। भाग 17, संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, लगभग 2 मिनट। भारत में कानून का पालन सिर्फ डर से नहीं होना चाहिए, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी से होना चाहिए। इसे कहा जाता है संवैधानिक नैतिकता। इसका मतलब है संविधान की भावना को समझना, अधिकारों के साथ दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, सत्ता में रहकर कानून का दुरुपयोग न करना, विविधता में एकता को स्वीकार करना। डॉ. अंबेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग नैतिक नहीं होंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम न सिर्फ कानून पढ़ें बल्कि उसे जिएं भी। भाग 18, नागरिकों के लिए इंडियन पॉलिटी क्यों जरूरी है, लगभग 3 मिनट। अक्सर लोग सोचते हैं कि इंडियन पॉलिटी की किताब सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए है, लेकिन हकीकत यह है कि यह किताब हर उस नागरिक के लिए जरूरी है जो जानना चाहता है उसका वोट कितना ताकतवर है, उसका अधिकार कैसे सुरक्षित है, उसकी आवाज क्यों मायने रखती है। सरकार से सवाल पूछना उसका हक है या नहीं। जब तक हम संविधान को नहीं समझेंगे तब तक हम कभी भी जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाएंगे। फेसलेस फोकस पर यही मकसद है कि हम आपको सिर्फ मोटिवेट ना करें, बल्कि वो ज्ञान दें जो आपको अंदर से सशक्त बनाए। फाइनल इमोशनल क्लोजर, लगभग 2 मिनट। कल्पना कीजिए, अगर हर भारतीय नागरिक इंडियन पॉलिटी को समझ ले तो ये देश कितनी ताकत से भर जाएगा। तब सरकारें जवाबदेह होंगी, जनता जागरूक होगी,
भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और संविधान सिर्फ किताब नहीं रहेगा बल्कि हर भारतीय की जिंदगी बन जाएगा। यह किताब हमें बताती है कि देश चलाने के लिए सिर्फ नेता नहीं चाहिए बल्कि सचेत और समझदार नागरिक भी चाहिए। अगर आप इस स्क्रिप्ट को यहां तक सुन चुके हैं तो आप निश्चित ही उन गिने चुने लोगों में हैं जो भारत को समझना नहीं बदलना भी चाहते हैं। भाग 19 संविधान सिर्फ कानून नहीं, जीवन का दर्शन। लगभग 3 मिनट। संविधान को अक्सर लोग एक कानूनी दस्तावेज समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह एक दर्शन है, भारत को एक दिशा देने वाला विचार। यह हमें सिखाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब सिर्फ कानून में बराबरी नहीं है, बल्कि दिल से यह मानना भी है कि कोई किसी से छोटा नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ बोलने की आजादी नहीं है, बल्कि दूसरों की राय सुनने और स्वीकार करने की परिपक्वता भी है। सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ धार्मिक तटस्थता नहीं है, बल्कि दूसरों के विश्वास का सम्मान करना भी है। इंडियन पॉलिटी हमें किताबों में नहीं, अपने व्यवहार में लागू करनी होगी। भाग 20 लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, जागरूक जनता। लगभग 2 मिनट। कोई भी संविधान, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक जनता जागरूक ना हो। एक जागरूक नागरिक वोट देगा, सोच समझकर सवाल पूछेगा, डर के बिना गलत का विरोध करेगा, साहस के साथ और सही को समर्थन देगा, विवेक के साथ। डॉ. अंबेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली अ स्केलेटन, द सोल ऑफ इट लाइज इन द पीपल हु रन इट। अगर जनता सो रही है तो संविधान एक मूक किताब बन जाता है। भाग 21 फेसलेस फोकस का संदेश, संविधान को जिंदगी में जियो। लगभग 2 मिनट। हमारा YouTube चैनल फेसलेस फोकस सिर्फ मोटिवेशन या नॉलेज का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक मिशन है जहां हम ऐसी किताबें चुनते हैं जो आपकी सोच बदल दें। इंडियन पॉलिटी एक ऐसी किताब है जो अगर आपने ठीक से समझ ली तो आप सिर्फ एक बेहतर इंसान ही नहीं बनेंगे, बल्कि एक जिम्मेदार भारतीय भी बनेंगे। इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि आप संविधान की तारीखें रट लें, बल्कि ये था कि आप महसूस करें कि ये संविधान आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है और इस देश की आत्मा के लिए है। भाग 22 अंतिम शब्द। क्या आप सिर्फ सुनेंगे या आगे भी बढ़ेंगे? लगभग 2 मिनट। आपने ये वीडियो अब तक देखा, इसका मतलब है आप भी उन गिने चुने लोगों में हैं जो समझना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं और शायद कुछ करना भी चाहते हैं। तो अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप सिर्फ एक दर्शक रहेंगे या आप आगे बढ़कर इस संविधान को अपनी जिंदगी में जिएंगे? शब्दों का अंत हो सकता है, लेकिन समझ का नहीं। इंडियन पॉलिटी सिर्फ एक विषय नहीं है, यह एक रास्ता है जो आपको एक जिम्मेदार नागरिक और एक जागरूक भारतीय बनने की ओर ले जाता है। भाग 23 यूनियन और स्टेट्स का संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस। लगभग 3 मिनट। भारत एक संघीय संरचना, फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है, लेकिन यह अमेरिका की तरह पूरी तरह संघात्मक नहीं है। यहां केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं ताकि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। 3 प्रकार के संबंध होते हैं। 1 विधायी संबंध, संसद और राज्य विधानसभा कौन कौन से कानून बना सकती है। 2 प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक शक्तियां कैसे बंटी हुई हैं। 3 वित्तीय संबंध, टैक्स, ग्रांट्स और फंड्स का बंटवारा कैसे होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 3 सूचियां, 3 लिस्ट्स। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगर किसी विषय पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं तो केंद्र का कानून प्राथमिकता पाता है। यहां से हमें समझ आता है कि भारत में संघीय ढांचा लचीला है, कठोर नहीं। भाग 24 आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। लगभग 3 व 5 मिनट। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान इसलिए है ताकि संकट के समय सरकार फुर्ती से काम कर सके। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। 1 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 308, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय। 2 राज्य आपातकाल, आर्टिकल 306, अगर किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए। 3 वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360, अगर देश की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगे। आपातकाल में कुछ मौलिक अधिकार तक निलंबित हो सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हुआ है, जैसे 1975 में लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल। इंडियन पॉलिटी हमें यह भी सिखाती है
कि संविधान की शक्ति तभी अच्छी है जब उसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। भाग 25 संविधान संशोधन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 2 और 5 मिनट। संविधान एक जीवित दस्तावेज है, समय के साथ इसे बदलने की जरूरत होती है, इसीलिए इसमें संशोधन अमेंडमेंट की प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 361 के तहत 3 तरह से संशोधन होते हैं। 1 साधारण बहुमत से, 2 विशेष बहुमत से, 3 विशेष बहुमत प्लस राज्यों की मंजूरी से। अब तक भारतीय संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, जैसे 42वां संशोधन 1936 से, जिसे मिनी संविधान कहा गया। 34वां संशोधन आपातकाल के दुरुपयोग से सबक लेते हुए लाया गया। संविधान को बदलना आसान नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य है स्थिरता और लचीलापन दोनों का संतुलन। भाग 26 पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन लगभग 3 मिनट। गांवों तक लोकतंत्र पहुंचाना था 73वां और 76वां संविधान संशोधन, जिससे शुरू हुआ पंचायती राज और शहरी निकायों का युग। अब हर गांव, ब्लॉक और जिला खुद निर्णय ले सकता है अपने स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी और रोजगार को लेकर। 3 स्तरीय संरचना। 1 ग्राम पंचायत, 2 पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, 3 जिला परिषद शहरों में होते हैं, नगर पालिका, नगर निगम आदि। इंडियन पॉलिटी बताती है कि लोकतंत्र दिल्ली से नहीं, गांव से शुरू होता है। भाग 27 संवैधानिक संस्थाएं और उनकी भूमिका लगभग 3 मिनट। हमारा संविधान कई संस्थाएं बनाता है जो लोकतंत्र को सुरक्षित रखती हैं। निर्वाचन आयोग, निष्पक्ष चुनाव कराना, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार का हिसाब किताब देखना, UPSC, SSC, PSC, मेरिट से नियुक्ति सुनिश्चित करना, फाइनेंस कमीशन, वित्तीय संसाधनों का बंटवारा तय करना, NHRC, NCW, SC, ST कमीशन, मानवाधिकार और वंचित वर्गों की रक्षा करना। इनका मकसद यही है कि कोई भी सरकार सत्ता का गलत इस्तेमाल न करे। भाग 28 आधुनिक भारत में इंडियन पॉलिटी की प्रासंगिकता लगभग 3 मिनट। आज जब सोशल मीडिया, नकली खबरें और राजनीतिक ध्रुवीकरण हावी हो रहा है, तब इंडियन पॉलिटी की समझ और भी जरूरी हो गई है, क्योंकि जब लोग अधिकार नहीं जानते तब वो उनका हनन चुपचाप सहते हैं। जब संस्थाएं कमजोर होती हैं तब जनता का भरोसा डगमगाता है। जब युवा संविधान को नहीं जानते तब देश का भविष्य अंधेरे में चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि पॉलिटी को सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि सोचने का तरीका बनाएं। भाग 29 हमारा संविधान क्यों खास है लगभग 2 मिनट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में बहुत सारे देशों के पास संविधान है, लेकिन हमारा संविधान सबसे बड़ा है। इसमें सबसे ज्यादा आर्टिकल्स हैं और ये सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ने वाला भी है। ये सिर्फ कानूनों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सपना है जो हर भारतीय ने मिलकर देखा है, जहां सबको बराबरी मिले, आजादी मिले और इंसाफ मिले। भाग 30 एक आम नागरिक की ताकत क्या है लगभग 2.5 मिनट। अब सवाल ये उठता है, मैं एक आम इंसान हूं, मेरे हाथ में क्या है? तो जवाब है बहुत कुछ। आपका वोट देश की दिशा बदल सकता है। आप RTI लगाकर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर आवाज उठा सकते हैं। आप लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप सिर्फ गलत को देखकर चुप ना रहकर बदलाव ला सकते हैं। यही इंडियन पॉलिटी हमें सिखाती है। हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम बदलाव के खिलाड़ी हैं। भाग 31 कानून की किताबें क्यों जरूरी हैं लगभग 2 मिनट। कुछ लोग सोचते हैं कि कानून और संविधान की बातें तो सिर्फ वकील और नेता लोग पढ़ें, लेकिन असल में अगर आम इंसान ही अपने हक और कानून नहीं जानेगा तो वो हर बार ठगा जाएगा। इसीलिए इंडियन पॉलिटी की किताब जैसे M लक्ष्मीकांत की हमें सिखाती है सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं, पुलिस और कोर्ट की हद क्या है, हमारा क्या हक है और क्या जिम्मेदारी। ये जानकारी हमारे जैसे लोगों को ताकतवर बनाती है, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी तकरार के। भाग 32 असली देशभक्ति क्या है लगभग 3 मिनट। देश से प्यार सिर्फ तिरंगा लहराने से नहीं होता। असल देशभक्ति तब होती है जब हम ट्रैफिक सिग्नल पर रुकें, टैक्स समय पर भरें, वोट डालें, झूठी खबरों को फैलने से रोकें और जरूरतमंद की मदद करें। बिना दिखावे के इंडियन पॉलिटी हमें बताती है कि देश को बदलने के लिए नेता बनना जरूरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनना काफी है। भाग 33 अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं लगभग 2 मिनट।
आपके बच्चे या आने वाली पीढ़ियां जब आपसे पूछेंगी, पापा, दादा, आपने क्या किया इस देश के लिए, तो क्या जवाब देंगे? क्या आप सिर्फ शिकायत करते रहे या आपने संविधान को समझा, जिया और दूसरों को भी सिखाया? इंडियन पॉलिटी हमें सिखाती है कि देश का भविष्य कोई और नहीं बनाता, हम सब मिलकर बनाते हैं। भाग 34, फेसलेस फोकस का आखिरी संदेश, आसान भाषा में, दिल से, लगभग 2 मिनट। दोस्तों, हम आपको सिर्फ किताबें नहीं पढ़ा रहे, हम आपके अंदर वो चिंगारी जगा रहे हैं जो एक बेहतर इंसान और बेहतर देश बना सकती है। फेसलेस फोकस इसी मकसद के लिए बना है कि आप सोचें, समझें और खुद को बदलें। इंडियन पॉलिटी कोई भारी भरकम किताब नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। तो अगली बार जब आप कोई कानून सुने या चुनाव की बात हो या किसी के अधिकार छीने जा रहे हों, तो बस एक बार सोचिए, क्या मैं चुप रहकर सही कर रहा हूं या फिर अब वक्त आ गया है कि मैं भी कुछ करूं, शब्दों में नहीं, कर्मों में। संविधान अगर एक किताब है तो आप उसके सबसे जरूरी पन्ने हैं। भारत का भविष्य संसद में नहीं, आपके अंदर है। तो अब सवाल उठता है, अब आगे क्या? क्या आप इस वीडियो को देखकर बस अगला वीडियो देखने चल देंगे, या आज पहली बार आपने वो कुछ जाना जो स्कूल और कॉलेज की किताबों में कभी ठीक से बताया ही नहीं गया? इंडियन पॉलिटी सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ है, जो सुबह शाम तिरंगे को देखता है पर संविधान को नहीं समझता। अब वक्त है समझने का, सवाल पूछने का और जिम्मेदारी लेने का, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आम लोग किताबों से हक की ताकत निकालते हैं। तो अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है तो आज सिर्फ लाइक मत करना, इस वीडियो को उस दोस्त के पास भेजो जो कहता है कि देश कभी नहीं बदलेगा, उस परिवार के सदस्य को भेजो जिसे लगता है कि संविधान बहुत बोरिंग चीज है, उस स्टूडेंट को भेजो जो अपने हक और जिम्मेदारी दोनों से अनजान है। क्योंकि अगर फेसलेस फोकस की ये मेहनत आप तक पहुंची और आपके दिल को छू गई, तो आप सिर्फ दर्शक नहीं, अब देश के उस बदलाव का हिस्सा बन चुके हैं जो बिना शोर मचाए जड़ें बदल रहा है। और याद रखिए, जागरूक नागरिक ही देश की असली ताकत होते हैं। और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो अब आप भी उस ताकत का हिस्सा हैं। धन्यवाद। मैं हूं फेसलेस फोकस और मेरा मकसद सिर्फ एक है, आपको वो बनाना जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, एक जिम्मेदार, जागरूक और ताकतवर नागरिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखिए, सोचिए और खुद को बदलिए।